हेलो, नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि सेनापति के वे छंद जो आपके पाठ्यक्रम में हैं उनकी व्याख्या लेकर के प्रस्तुत हूँ। उनकी व्याख्या प्रस्तुत करने से पहले सेनापति कवि का संक्षिप्त परिचय आपके सम्मुख रख रहा हूँ। कविवर सेनापति के जीवनी के संबंध में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। जो कुछ भी सूचना मिली है उसके अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सम्मुख हैं। सेनापति ने अपने ग्रंथ कवित रत्नाकर में अपना परिचय इस प्रकार दिया है। दीक्षित परशुराम दादो है विदित नाम, जिन कीने यज्ञ जाको जग में बढ़ाई है। गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाको, गंगा तीर बस्ती अनूप जिन पाई है। महे जानी मणि विद्यादान हु को चिंतामणि, हीरा मणि दीक्षित तय पाई पंडिताई है। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई हैं। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई हैं। इस छंद से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इनकी पितामह का नाम परशुराम दीक्षित तथा इनके पिता गंगाधर दीक्षित गंगा के किनारे अनूप बस्ती में रहते थे। अनूप का अर्थ गंगा के किनारे स्थित प्रसिद्ध नगर अनूप शहर से भी हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। फिर भी निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि, पर जब तक अन्य प्रमाण नहीं मिले तब तक उन्हें अनूप शहर का निवासी मानने में हमें कोई हानि नहीं है। सेनापति के संबंध में और कोई सूचना नहीं मिलती है। अभी तक इनकी एक ही कृति कवित रत्नाकर प्राप्य है। कुछ इतिहासकारों ने इनकी दूसरी कृति काव्य कल्पद्रुम भी मानी है, पर वह उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर को एक ही ग्रंथ मानते हैं। इस प्रकार कवित रत्नाकर में 5 तरंगे और 394 छंद हैं। एक बार फिर सुनिए, कवित रत्नाकर में 5 तरंगे और 394 छंद हैं। इसके अंतर्गत सेनापति ने श्लेष अलंकार, श्रृंगार, षड्ऋतु, रामायण और राम रसायन का वर्णन किया है। पहले 3 तरंगों से स्पष्ट होता है कि इनका प्रणयन रीति परंपरा को ध्यान में रखकर किया गया है। छंदों की मूल चेतना रीतिकालीन है, इसलिए इन्हें रीतिबद्ध कवि मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लक्षण ग्रंथों की जो विशेषताएं हैं वो इनके काव्य में देखी जा सकती हैं, इसलिए सेनापति रीतिबद्ध कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चलिए अब हम इनकी छंदों की एक एक व्याख्या आपके सम्मुख रख रहे हैं। उनको आप बने रहिए साथ में और गौर से सुनिए क्या कहते हैं। पहला छंद इनका कवित छंद है और इस छंद में क्या कहते हैं देखिए। राखती न दौसे पौसे पिंगल के लक्षण को, बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसती है। जोए पद मन को हरस उपजावती है, तजे को रूप रसे जो छंद सरसती है। अक्षर हैं विशद करती उसे आपसम, जाते जगत की जड़ ताऊ बिनसती है। मानो छवि ताकी उदवत सविता की सेना, पति कविता की कविताई विलसती है। पति कविता की कविताई विलसती है। इसकी व्याख्या से पहले कृपया इसके जो मुख्य कठिन शब्द हैं उनका अर्थ जान लें, ताकि इनको समझना बड़ा आसान हो जाए। पिंगल शब्द का अर्थ है छंद शास्त्र,
बुद्ध का अर्थ है विद्वान, जोय का अर्थ है देखना, अक्षर का मतलब अक्षर से है, उपकंठ का मतलब नज़दीक है, उद्वत यानी उदय होना है, उदित हुआ, और सविता का तात्पर्य सूर्य। अब इसका प्रसंग इस प्रकार बनेगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ सेनापति द्वारा रचित श्लेष वर्णन से ली गई हैं। इसमें कवि ने श्लिष्ट शैली में अपनी कविता के साथ ही सविता यानी सूर्य का भी वर्णन किया है। यहाँ दोनों पक्षों की अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत है, यानी दो अर्थ यहाँ देखेंगे आप, सविता के अर्थ में और श्लेष वर्णन के अर्थ में। देखिए क्या कह रहे हैं सेनापति। पहली बात हम कविता के पक्ष में लेते हैं कि कविता के पक्ष में इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। कवि सेनापति कहते हैं, मेरी कविता में एक भी दोष नहीं है, राखती न दोषे पौसे पिंगल के लक्षण को, यानी पिंगल शास्त्र के समस्त लक्षणों को भी आप देख लें। उनके आधार पर अगर आप मेरी कविता को परखेंगे, मेरी कविता की समीक्षा करेंगे, तो आपको एक भी दोष दिखाई नहीं देगा। ये समस्त छंद शास्त्रों के लक्षणों का निर्वाह करती है। मेरी कविता विद्वानों और कवियों के कंठों में निवास करती है, यानी बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसती है। बुद्ध यानी विद्वान, जो विद्वान कवि हैं उनके कंठों पर मेरी कविता विराजमान है। कहने का मतलब है कि मेरी कविता सभी विद्वान याद करते हैं, उनके मौखिक याद है, उन कंठस्थ रहती है। मेरी कविता में जो पद पिरोए जाते हैं इसके अर्थ के ज्ञाताओं के मन को आह्लादित करते हैं, और इसके छंद इतने सरस हैं कि इनके हृदय में मधुर रसास्वाद होता है। जो ये पद मन को हरस उपजावती है, तजे को रूप से जो छंद सरस्वती है। यानी मेरी जो कविता है वो विद्वान लोग जो इसको कंठस्थ रखते हैं, जो इसको पल पल याद रखते हैं, उनके मन को खुशी देती है, आनंद देती है, उनके मन को बेहद आह्लादित करती है। मेरे छंद इतने सरस हैं कि समस्त हृदयों में मधुर रस पैदा करते हैं। अतः इनसे उत्पन्न काव्य रस को कौन छोड़ सकता है। जब इतना आनंद मेरी कविता में है, भला कौन मेरी कविता के आनंद को छोड़ना चाहेगा। अर्थात हर व्यक्ति इन पदों को याद करके गुनगुना करके आनंदित होना चाहेगा। अतः मेरी कविता के अक्षर बहुत सुंदर हैं तथा वे अपने आप भावाभिव्यक्ति करते हैं। जाते जगत की अक्षर विशद करती, उसे आप सम जाते जगत की जड़ताऊ विनसती है। यानी मेरी कविता के अक्षर बहुत सुंदर हैं और जिनके रसपान से, जिनके काव्य पाठ से भावों की अभिव्यक्ति अपने आप ही हो जाती है, और जो मूर्ख और अज्ञानी लोग हैं उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, यानी उनकी जड़ता नष्ट हो जाती है। वो इनको इस कविता को पढ़ करके सुन करके आनंदित होते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं। इस तरह की मेरी कविता है। मानव छविता की उद्वत सविता की सेना, पति कविता की कविताएं विलसती है। यानी मेरे ज्ञान से, अर्थात मेरी कविता का जो अर्थ है, उसके जो जानकारी है, उसका जो ज्ञान है, इससे बुद्धिमान ने मूर्ख लोग भी बुद्धिमान हो जाते हैं। ये मेरी कविता उदय को प्राप्त करके सूर्य की तरह बहुत ही ज़्यादा शोभायमान होती है। यानी सूर्योदय की तरह जिस तरह से पूरी धरती पर उजाला और नवीन आभा प्रकाशित होती है, ठीक इसी प्रकार मेरी कविता भी सूर्य की तरह उदय होकर के मनुष्य के हृदय में अत्यधिक आनंद को प्रकाशित करती है, उनके हृदय को की शोभा बनती है, उनको रसमय करती है। इस तरह की है मेरी कविता। तो ये अर्थ था कविता के पक्ष का। और दूसरा अर्थ लेते हम सविता यानी सूर्य के अर्थ में। क्या कहते हैं कवि, देखिए। सूर्य अपने प्रकाश से रात्रि को नष्ट कर देता है और प्रातःकालीन पीले वर्ण के धुंधले को मिटाकर उसके बाद बड़ा होता है, आगे बढ़ता है। यह सूर्य सदा बुध तथा शुक्र नक्षत्र के समीप रहता हुआ बहुत सुंदर लगता है
और अंधकार से घिरे हुए सभी प्राणियों के मन को हर्षित करता है, यानी उन अंधकार से घिरे व्यक्तियों के मन को प्रकाशित करता है, उजाला प्रदान करता है। इसकी किरणों का परित्याग कौन कर सकता है, क्योंकि इनसे तो वनस्पतियों में रस का संचार होता है। सूर्य की किरणें बहुत अधिक तेज होती हैं और उषा काल में ये सारे जगत को अपने समान प्रकाश से प्रकाशित करती हैं, आभा मान करती हैं। इससे संसार की जड़ता नष्ट हो जाती है। सूर्योदय होने पर सभी प्राणियों में चेतनता आ जाती है। मानो सेनापति कवि की कविता की छवि का ध्यान रखकर सूर्य प्रतिदिन उदय होकर शोभायमान होता रहता है। इस तरह से कवि के इस पद में श्लिष्ट अर्थ है, इसलिए श्लिष्ट शैली में लिखा गया पद कह सकते हैं। ये रीतिबद्ध कवियों की बहुत बड़ी विशेषता है कि उन्होंने अलंकारों को बहुत अधिक महत्व दिया है। और सेनापति के इस छंद से आपको ये जानकारी हो गई होगी कि किस तरह से रीतिबद्ध कवियों ने अपनी कविता में अलंकारों को सुंदर तरीके से पिरोया है। तो दोनों अर्थ आपके सम्मुख इसमें रखे हैं। अब इसके कुछ विशिष्ट बातों की ओर ख्याल कर लें। पहली जो विशेष बात है, इसमें श्लिष्ट पदों के द्वारा कवि ने सविता और कविता का बहुत ही चमत्कारी वर्णन किया है। चमत्कार का वर्णन करना रीतिकाल के कवियों की सबसे पहली विशेषता है। कवि की उक्ति चमत्कार की प्रवृत्ति में डूबी हुई है। और दूसरी जो मुख्य बात है, इस छंद में यानी इस पद में अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा एवं सहोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। और जो छंद है वो कवित छंद है, भाषा कवि की ब्रज है। नेक्स्ट यानी अगला पद देखें। बानी सौ सहित सुब्रन मुँह रहे जहाँ, धरती बहुत भांति अर्थ समाज को, संख्या करी लीजिए अलंकार हैं अधिक या में, राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को, सुनु महाजन चोरी होती चारी चरण की, सुनु महाजन चोरी होती चारी चरण की, ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को, लीजिए बचाई जो चुरावे नाही कोई सौंपी, वित्त किसी थाती में कवितन की राज को, वित्त किसी थाती में कवितन की राज को। कठिन शब्द देख लें पहले। वाणी का अर्थ है वाणी, यानी सरस्वती को भी कहा जाता है। सुब्रण मुँह, अच्छे वर्ण मुख से अथवा सोने की मोहरें, संख्या का गणना से है। चरण यानी श्लोक के चरण, ब्याज से यानी बहाना और लालच, थाती यानी धरोहर। क्या कहते हैं देखिए, पहले अवतरण देखें। यह अवतरण कवि सेनापति द्वारा रचित श्लेष वर्णन से संबंधित है। इसमें कवि ने अपने कवित्व एवं धरोहर का श्लिष्ट वर्णन किया है, यानी पहले की तरह ठीक इसके भी दो अर्थ हैं। इसी को श्लिष्ट अर्थ कहा जाता है। तो दोनों अर्थ किस किस के अर्थ में है, जरा इन दोनों अर्थों को देखें। पहला अर्थ है कवित्व के पक्ष में है, दूसरा अर्थ है धरोहर संपदा या थाती के पक्ष में है। तो चलिए पहला पक्ष देखते हैं, कवित्व के पक्ष में क्या अर्थ निकलता है। सेनापति कहते हैं, मैंने वित्त यानी धन के समान अपनी कविताओं की धरोहर राज्य को सौंपी है। सरस्वती के साथ जहाँ अच्छे अक्षर मुंह में रहते हैं उसके कई अर्थ निकलते हैं। मेरे कहने का भाव यह है, मेरे कवित्वों में ऐसे वर्णों का प्रयोग हुआ है जो श्लिष्ट अर्थ वाले हैं, यानी दो अर्थ वाले हैं। मेरी कविता में अलंकार भी अधिक हैं, आप चाहें तो इन्हें गिन सकते हैं। आप ऐसे अलंकारों से सुसज्जित और सरस कवित्वों को अपनी बुद्धि में सदैव स्मरण रखिए। हे महापुरुषों, सुनिए, आजकल तो छंद के चारों चरणों की चोरी हो जाती है। सुनु महाजन चोरी होती चारी चरण की। हे महाजन सुनो, हे महानुभाव सुनो, आजकल तो चारों चरणों की चोरी हो जाती है। यानी कि जो उस छंद की बात करें जिसमें 4 चरण होते हैं। इसलिए मैं बिना लोभ लालच में पड़े और अविलंब कविताओं की थाती
आप सबको समर्पित करता हूँ, क्योंकि कवि को डर है कि कहीं वो चोरी न हो जाए। इसलिए कवि कहते हैं कि चोरी न हो इससे पहले ही मैं आप सबको मेरे चारों चरण समर्पित कर देता हूँ, ताकि इनको कोई चोर न ले और आप इनकी रक्षा करें। देखिए कवि का कितना अद्भुत वर्णन था। देखिए चलिए अब इस धरोहर के पक्ष में यानी संपत्ति और थाती के अर्थ में इसका अर्थ देखते हैं। क्या कहते हैं? मैं अपने कविताओं की थाती राज्य को सौंपता हूँ। उस थाती में चमकदार एवं कांतियुक्त सोने की मोहरें हैं और अनेक प्रकार की संपत्ति का भंडार भरा पड़ा रहता है। इसमें आभूषण भी बहुत रखे हैं, इसकी गिनती कर लो, इन्हें ऊपर खुला मत रखो। हे महाजन, आजकल तो 4 कौड़ियों की भी चोरी हो जाती है। इसलिए बिना किसी विलंब के, बिना कोई देरी किए मैं ये पूरी संपदा आपको सौंप रहा हूँ। इसलिए आप इन्हें बचा लीजिए ताकि इनकी चोरी न हो सके। ये मेरे कवित धन के समान कीमती हैं। मैं इन्हीं की थाती राज्य को सौंप रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर वर्णन कवि का था, श्रेष्ठ वर्णन था। रीतिपद कवियों की ये खास विशेषता है जो सेनापति से आपको पता चल रही है। कुछ विशिष्ट बातें यानी विशेष बातें इस छंद में जो हैं वो देखें। कवित एवं धरोहर का श्रेष्ठ वर्णन कर कवि ने अपने कविताओं की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है, यानी कवित कितने श्रेष्ठ हैं ये इस छंद से पता चल चुका होगा कि वो किस तरह से एक संपत्ति है और वो चोरी न हो जाए इससे पहले ही वो महानुभावों को सौंपना चाहते हैं। और इस छंद में अनुप्रास, श्लेष, उपमा एवं काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। मनहरण कवित छंद की पद मैत्री और यति गति प्रशस्य है और भाषा वही ब्रज है। और इसी के साथ में मैं इस वीडियो में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार।